नमस्ते फ्रेंड्स। सबसे पहले आपने डिस्क्लेमर देख लिया है। फिर से मैं बताता हूँ, ये जो भी वीडियो बना रहा हूँ मैं, वो सिर्फ़ अवेयरनेस के लिए है, एजुकेशन के लिए है। अपने ऊपर अगर कोई इनजस्टिस हुआ है, तो उसके खिलाफ हम किस तरीके से तैयारी करें इस बारे में। इस दौर में अगर किसी को कुछ लगता है कि कुछ गलत है, कुछ है, तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो। मैं डिटेल ऑल शेयर कर लूँगा। ये तो मेरा पहला ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी लगता है कभी कि नहीं ये कुछ गलत बात मैंने बोली है, तो आप यू कैन मुझे सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना है। ये मेरा मोबाइल नंबर है। कभी भी लगे कि कुछ गलत बात बताई गई है या फिर कुछ सही नहीं या फिर कुछ एडिशनल भी बताना है आपको या फिर आपको कुछ हेल्प भी चाहिए, तो दिस नंबर इज़ यूज़फुल फॉर यू। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसा भी मैंने थंबनेल के टाइटल में दिखाया है आपको कि जस्टिस के ऊपर हमने बात की है, किस तरीके से हमें जस्टिस इंडिया में अवेलेबल है, किस तरीके से इंडियन जुडिशरी सिस्टम हमें अच्छे तरीके से जस्टिस दिलाने में सक्षम है और हमारा जो विश्वास है इंडियन जुडिशरी सिस्टम के ऊपर, वो हमें बना के ही रखना है, बनाकर रखना ही चाहिए और हमें हमारे ऊपर अगर इनजस्टिस होता है तो उसके अगेंस्ट हमें लड़ना चाहिए। बहुत टाइम से ग्रुप में आपने देखा होगा कि ये रिट पिटिशन का जो अलाउड हुई है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें घूम रही है इसके बारे में। ये रिट पिटिशन है 5/6 ऑफ 2025 2025 की है। औरंगाबाद बेंच, बॉम्बे हाई कोर्ट। बहुत सारे ग्रुप्स में आपने इसके ऊपर देखा होगा कि ये रिट पिटिशन अलाउ हुई है, पिटिशनर को रीइंस्टेट किया गया है, सारे बेनिफिट दिए गए हैं। इसी ऊपर मैं सारी डिटेल इन डिटेल सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से ये मैटर एक्चुअली था क्या, इसमें क्या रिलीफ मिली है और किस तरीके से पिटिशनर ने अपनी केस ऑनरेबल कोर्ट्स के सामने रखी है। इन सारी चीज़ों का उपयोग आपको आपके सारे मैटर्स में हो सकता है। तो वन बाय वन देखते हैं। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगा कि केस में था क्या। देखिए, पिटिशनर जो था, इस केस में जो पिटिशनर था, वो एक बैंक का ऑफिसर था। बैंक में असिस्टेंट मैनेजर पोजीशन पे वो काम करता था। साथ-साथ में उसका ब्रांच मैनेजर बोल के भी अपॉइंटमेंट हो गई थी। ऑफ कोर्स स्केल सेम था, स्केल 1 ऑफिसर था, तो वो ब्रांच मैनेजर भी था। तो जिस बैंक में वो काम करता था, उस बैंक की तरफ से कुछ चार्जशीट्स और चार्जेस फ्रेम किए गए पिटिशनर के ऊपर। लेकिन उन चार्जशीट के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई नहीं। जिस जिस कंडक्ट रूल से डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंडक्ट की जानी चाहिए, वो भी इस चार्जशीट के साथ प्रोवाइड किया गया नहीं था और यही बेस मुद्दा था इस रिट पिटिशन का। और जो अलाउ हुई है रिट पिटिशन, वो भी कहीं न कहीं इसी मेन रीज़न से हुई है। इनमें लगाए हुए चार्जेस भी झूठे थे, ये पिटिशनर ने कहा है। और सारी चीज़ें जो हुई है, तो इसी बेसिस पे हुई है। तो हम वन बाय वन चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो समझ लेना कि बैंक ने कुछ चार्जशीट इश्यू किए थे, लेकिन चार्जशीट के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए नहीं थे और पिटिशनर पे ऊपर जो भी चार्जशीट दिए गए थे, उस हिसाब से उन्होंने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंडक्ट की। वो भी आर्बिट्रेरी तरीके से ही थी, नो डाउट उसमें। उसके ऊपर ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के ऑब्जर्वेशंस भी है, वो भी हमें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और किस तरीके से पिटिशनर ने उसी पॉइंट्स को रेज़ करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने सारी चीज़ें रखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के सामने पिटीशन दाखिल की और कैसे उसे जस्टिस मिला। ओके, ये था हिस्ट्री ऑफ द केस। अब जाएंगे हम सीधा हमारे जजमेंट पे कि जजमेंट पे कौन सी बातों पे फोकस किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये जजमेंट है, ये रिट पिटिशन है। हर एक चीज वन बाय वन में यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगा। ये पिटिशनर का नाम है। ओके, ये पिटिशनर का नाम है। साथ साथ में ये रिस्पोंडेंट है, यूनियन ऑफ इंडिया, द चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक थ्रू चेयरमैन, ये इनके रिस्पोंडेंट्स थे। और जो पिटिशनर पार्टी इन पर्सन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता था, उसके बारे में लिखा हुआ है। और जो भी जिन्होंने भी ये रिट पिटिशन में आर्गुमेंट किए, उनके नाम है ऑन द बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट। जजमेंट रिजर्व हुआ था
16 तारीख को फाइनल आर्ग्यूमेंट 16 तारीख को हुए थे, 22 तारीख को जजमेंट का प्रोनाउंसमेंट हुआ था। ये हो गए बेसिक्स। और पिटिशनर ने जो भी क्लेम्स या रिलीफ मांगी थी वो रिलीफ सारी पहले पैराग्राफ में ही आपको दिख जाएगी। और ये जजमेंट ऑफिशियली आपको बॉम्बे हाईकोर्ट के वेबसाइट पे भी है। आप बॉम्बे हाईकोर्ट का वेबसाइट पे जाके बेंच औरंगाबाद सेलेक्ट करके आप भी ये चीज़ें अगर फिल करोगे, मतलब मान लीजिए कि ये जो डिटेल है, रिट पिटिशन का नंबर 561 और 2025, आप इतना भी फिल कर दोगे, रिट पिटिशन है तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी ऑफिशियली। और मैं ट्राई करूंगा कि ये जजमेंट की कॉपी आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिखूं। ये सारे उस रिलीफ क्लेम किए गए थे। ऑफ कोर्स इस रिट में क्लेम किया था, तो अब जो फाइनल पनिशमेंट ऑर्डर है वो, और जो कंफर्म किया था बोर्ड ने, जनरली देखिए कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अगर कोई ऑर्डर पास करती है तो उसका चैलेंज एपलेट अथॉरिटी के सामने आता है बैंक में, और उसके बाद वो फाइनल ऑर्डर आती है, और वो फाइनल ऑर्डर आने के बाद ही हम ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पिटिशन में भी हो चुकी थी। पहले जाते हैं हम इस केस में क्या चार्जेस थे। ये सबसे बड़ा सवाल रहता है कि चार्जेस क्या थे भाई इसके ऊपर। तो सबसे पहले देखिए, इस केस में पिटिशनर के ऊपर चार्जेस थे कि जो भी डेप्ट वेवर स्कीम थी, कर्ज माफी योजना हम जिसे बोलते हैं, उसमें कुछ इरेगुलरिटीज फाउंड हुई थी। वहां पे इन एलिजिबल लोन अकाउंट जो है वो क्लेम किए गए थे, ऐसा चार्ज पिटिशनर पे था। यहाँ पे देखने जैसी चीज ये है कि एक्चुअली ब्रांच मैनेजर वाज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन एज पर सर्कुलर्स और सारे डॉक्यूमेंट जो भी है उसके हिसाब से ब्रांच मैनेजर रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन पिटिशनर वहां पे असिस्टेंट मैनेजर था, तभी भी उसको रिस्पॉन्सिबल कहा गया। वो क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे क्लियरली नाम भी लिखे हुए जो भी पिटिशनर थे और कौन से ब्रांच में वर्किंग थे। ओके, पिटिशनर was serving as assistant manager, whereas this person was the branch manager. Still, the charges were arbitrarily framed against only petitioner. पिटिशनर के खिलाफ ही चार्जेस फ्रेम किए गए थे। ये बेस पॉइंट था यहाँ पे इस पिटिशन में। सेकंड चार्ज था पिटिशनर के ऊपर, ये तो पहला चार्ज हो गया, जो प्रिंसिपल चार्ज आप बोल सकते हो, वो प्रिंसिपल चार्ज था कि इन एलिजिबल अकाउंट क्लेम किए गए थे। सेकंड चार्ज था कि पिटिशनर ब्रांच मैनेजर का रोल निभाता था वाघोली ब्रांच में, जो भी उस्मानाबाद धाराशिव में अभी वाघोली ब्रांच है वहां पे, और वहां पे कुछ एक्सपोजर था 49.78 लाख का, जो उसका जो भी सैंक्शनिंग किया था पिटिशनर ने, वो लोन कहीं ना कहीं बैंक को लगा कि वो इरिकवरेबल है और वो बैंक का लॉस है, ऐसा चार्ज प्रिंसिपल था। ये सेकंड प्रिंसिपल चार्ज पिटिशनर पे था, और उसके अलावा बहुत सारे चार्ज थे। ओके, ये हो गए चार्ज। पिटिशनर का सबमिशन क्या था इस पिटिशन में? पिटिशनर का सबमिशन था कि पिटिशनर को कोई भी डॉक्यूमेंट्स जिसके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए थे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट द चार्जेस वेर फ्रेम्ड, दोज डॉक्यूमेंट्स वेर नॉट प्रोवाइडेड एनी मोर, एनी टाइम, कभी भी प्रोवाइड नहीं किए गए थे थ्रू आउट द इंक्वायरी, इंक्वायरी के बाद, इंक्वायरी के पहले कभी भी नहीं प्रोवाइड करे गए थे। यही बेस पॉइंट था इस पिटिशन में। चार्जेस हमने देखे, दो मेजर चार्जेस थे वो, और ये पिटिशनर के रिक्वेस्ट। ओके, अब आगे जाते हैं। इन दो चार्जेस, ये दो चार्जेस प्रिंसिपल चार्जेस और एडिशनल कुछ चार्जेस लगा के पिटिशनर को सिस्टम से, मतलब बैंक से निकाल दिया गया 28/7/2023 के पनिशमेंट के थ्रू, और उसको कंपलसरी रिटायरमेंट की पनिशमेंट दी गई, अवार्ड की गई। ओके, और वो सेम कंफर्म किया था एपलेट अथॉरिटी ने भी 24/11/23 को। ओके, उसके बाद पिटिशनर का सबमिशन क्या है? पिटिशनर का सबमिशन यहाँ पे था कि डिपार्टमेंट इंक्वायरी कंडक्ट करते समय जो भी कंडक्ट की गई थी, उसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कभी भी फॉलो किए गए नहीं थे। वायोलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अकॉर्डिंग टू हिम। ओके, आप डिटेल में पढ़ सकते हो, मैं सिर्फ पॉइंट बता रहा हूँ कि पिटिशनर का ये सबमिशन था कि ना डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए गए थे, और डिपार्टमेंट इंक्वायरी वाज नेवर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस।
वो वायलेट करते हुई थी, ये पिटिशनर का सबमिशन था। आगे देखिए, जो लॉस हुआ था 49 लाख का, मैंने जो सेकंड प्रिंसिपल चार्ज बताया था, उसके रिलेटेड जो भी डेटा पिटिशनर ने रिक्वेस्ट किया था कि अगर आपका बोलना है बैंक का कि पिटिशनर की वजह से इतना लॉस हुआ है, ओके, 50 लाख बोल सकते, थोड़ा और बढ़ाएंगे तो भी चलेगा आपके हिसाब से। अगर इतना बड़ा लॉस हुआ है तो पिटिशनर ने रिक्वेस्ट की थी कि उसके रिलेटेड कुछ ऑडिट रिपोर्ट दीजिए, कुछ प्रोविजन स्टेटमेंट दीजिए, बैलेंस शीट दीजिए उस ब्रांच का जिस ब्रांच में ये प्रॉब्लम्स आए थे या फिर लॉस हुआ था, ऐसा बोलना है। लेकिन वो कोई भी डॉक्यूमेंट कभी भी बैंक ने ना ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखा, ना पिटिशनर को कभी प्रोवाइड किया। ये था बेसिक रीजन। उसके बाद इंक्वायरी ऑफिसर जो इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा था, वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट करके कर रहा था, क्योंकि देखिए कि पिटिशनर को तो डॉक्यूमेंट दिए गए नहीं थे, तो डिफेंस कैसे करेगा? तभी भी इंक्वायरी ऑफिसर अपनी इंक्वायरी कंडक्ट कर ही रहा था। तो पिटिशनर ने इन बिटवीन एक डिटेल्ड कम्युनिकेशन 18 तारीख को 18 तारीख को जो भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उनको किया, सारी डिटेल में बताया कि किस तरीके से इंक्वायरी कंडक्ट की जा रही है, डॉक्यूमेंट नहीं दिए जा रहे, विटनेस बुलाए नहीं दिए जा रहे, लिस्ट ऑफ विटनेस प्रोवाइड नहीं किए, लेकिन विदाउट एनी नोटिस मैनेजमेंट जो है वो विटनेस प्रोड्यूस कर रहे। मान लीजिए आज विटनेस है तो बस कोई खड़ा कर देगा, ये हमारा विटनेस है, आप इसकी क्रॉस लीजिए। ओके, वो हो गया। डॉक्यूमेंट तो दिए गए नहीं है तो क्रॉस क्या करेगा पिटिशनर? तो ये सारी चीजें डिटेल में बैठ के लिख के पिटिशनर ने डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को वो लेटर सबमिट किया था। लेकिन उस लेटर के ऊपर ज्यादातर कुछ कार्रवाई की गई नहीं और ना ही कोई रिलीफ पिटिशनर को दी गई। इन बिटवीन जो डिपार्टमेंट इंक्वायरी कंडक्ट की जा रही है इंक्वायरी ऑफिसर की तरफ से, तो पिटिशनर ने रिक्वेस्ट भी किया था कि उसकी जगह मुझे कुछ सब्सटीट्यूट दो। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने भी यहाँ पे उसका जिक्र किया गया है कि सब्सटीट्यूशन ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर भी रिक्वेस्ट किया था पिटिशनर ने फॉर प्रोसीडिंग, बट पिटिशनर ऑलवेज वांटेड द इंक्वायरी शुड बी इन फेयर मैनर। आज भी वही चाहता है कि फेयर मैनर में ही होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। उसके पीछे का रीजन मैं आपको आखिर में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये था आ, अभी तक का सफर। आगे देखते हैं इसमें पिटिशन में क्या हुआ। पिटिशनर ने जो कोई पिटिशनर ने जो कोई सबसे अहम मुद्दा इस पिटिशन का, पिटिशनर ने जो भी साइटेशंस का रेफरेंस दिया था, ओके, जिस चीजों पे पिटिशनर ने फोकस किया था, वो सारे जजमेंट्स यहाँ पे हैं। ये वो सारे जजमेंट जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी कंसिडर किए, वो रिलायंस कंसिडर किया और वो यहाँ पे लिया। इसके साथ साथ लगभग 37 सारे जजमेंट थे जो पिटिशनर ने सबमिट किए थे ड्यूरिंग फाइनल सबमिशन ऑफ द रिटर्न रिटर्न सबमिशन ऑफ द केस। जब रिट पिटिशन के फाइनल आर्गुमेंट्स हुए उसके बाद सेकंड डे पे 16 जून को फाइनल आर्गुमेंट हुए थे, 17 जून को रिटर्न सबमिशन पिटिशन ने किया था, उसके साथ 37 जजमेंट्स भी सबमिट किए थे। तो कुछ जजमेंट पे रिलाई किया था ऑनरेबल कोर्ट ने, तो वो यहाँ पे कोट किए गए हैं। उसके बाद सबमिशन पिटिशनर का क्या था? जो भी चार्जेस फ्रेम किए गए थे उसमें कोई भी प्रिसीजन नहीं था। प्रिसीजन मतलब टाइम एंड डेट परफेक्टली नहीं थी, किस बारे में बोला है, कब हुआ था, कब ये अकाउंट क्लेम किए गए थे, क्या टाइम था, क्या जगह थी, क्या डेट थी, ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं था। मोस्ट ऑफ द चार्जेस जो थे वो सारे वेग थे, ब्लर थे, उसके बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं थी। तो उसमें प्रिसीजन नहीं था, स्पेसिफिसिटी नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी। ऑल these things are observed by the honorable court and written in the judgment also, you can see. So ऑनरेबल कोर्ट के सामने सबमिशन यही था कि ऐसे वेग चार्जेस थे, तो हाउ द पिटिशनर कैन डिफेंड हिमसेल्फ, वो कैसे डिफेंड करेगा? उसके पास पता ही नहीं कि वो कोई घटना हुई है, वो चार्ज हुआ है, कब हुआ है, कब कब वो घटना घटित हुई थी, पिटिशनर किस तरीके से उसको रिलेट कर पाएगा, वो कुछ भी डिटेल नहीं थे। ओके, सो आप आगे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो रेज किया था रिस्पोंडेंट काउंसिल की तरफ से,
मान लीजिए अभी तक तो पिटिशनर का बात जो हमने सुन लिया, हिस्ट्रीज भी सुन लिया, चार्जेस भी सुन लिए, पिटिशनर ने क्या सबमिशन किया वो भी सुन लिया। अब रिस्पोंडेंट का क्या बोलना था? रिस्पोंडेंट का बोलना था कि पिटिशनर ने कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स एक्सेप्ट किए थे। कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स मतलब क्या फ्रेंड्स? देखिए ये जो टर्मिनल बेनिफिट्स आते हैं, जैसे आप एनपीएस का कंट्रीब्यूशन बोल सकते हो, ग्रेजुटी बोल सकते हो, उसके बाद आप बोल सकते हो पीएफ बैलेंस, ये रिसीव किया था। फ्रेंड्स बेसिकली जब ये रिसीव किया था पिटिशनर ने, तो उसमें पिटिशनर ने एप्लीकेशन में ये भी लिखा था कि जो भी पनिशमेंट ऑर्डर है दैट गोइंग टू बी चैलेंज्ड, उसके बाद ही ये एप्लीकेशन उसने सबमिट किया था। मतलब रिस्पोंडेंट बैंक को ये पता था कि ये ऑर्डर चैलेंज होने वाली है, तभी भी रिस्पोंडेंट ने ये ग्राउंड यहाँ पे लिया था कि पिटिशनर ने मॉनिटरी बेनिफिट्स, टर्मिनल बेनिफिट्स एक्सेप्ट किए, इस वजह से वो चैलेंज नहीं कर सकता। तो साथ-साथ में रिस्पोंडेंट ने और कौन से बेसिस यहाँ पे रखे थे, तो उनके कुछ साइटेशंस थे, आप देख सकते हो ये सारे साइटेशंस रिस्पोंडेंट की तरफ से सबमिट किए गए थे ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने। आप देख सकते हो सारी चीजें, लगभग 11 साइटेशंस के आसपास उन्होंने सबमिट किया था। अब एक चीज यहाँ पे आती है, इन बिटवीन जो भी इंक्वायरी कंडक्ट हो रही थी वो आर्बिट्री तरीके से हो रही थी। पिटिशनर ने वो कंप्लेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को भी किया था, साथ साथ में सीवीसी को भी ये कंप्लेंट किया था कि इस तरीके से वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स और प्रोसीजर ये डिपार्टमेंट इंक्वायरी कंडक्ट की जाए। उसका भी रेफरेंस ऑनरेबल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने यहाँ पे लिया है। उसके बाद आगे देखते कि हम आईएमपी पॉइंट, कोई भी ग्रामीण बैंक हो, आरआरबी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उनके सर्विस रेगुलेशन 39 में। फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए, आप अगर आरआरबी में हो या फिर किसी भी बैंक में हो, हर एक बैंक का एक अपना अपना विजिलेंस मैनुअल होता है, अपना अपना सर्विस रेगुलेशन होता है। ओके, तो प्रेजेंट बैंक जो रिस्पोंडेंट बैंक है महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, उनके सर्विस रेगुलेशन में और कोई भी आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, उसमें 39 नंबर का एक सर्विस रेगुलेशन होता है। ये स्पेसिफाई करता है कि कोई भी अगर एक्शन ली जाती है, डिसिप्लिनरी एक्शन कोई भी एम्प्लॉय पे, स्टाफ पे, तो उसको डिफेंड करने की एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना मैंडेटरी है एज पर द सर्विस रेगुलेशन 39। ये सबसे बड़ा पॉइंट है इस रिट पिटिशन में, जो कि ऑनरेबल कोर्ट ने अप्रेज किया है और जिसको कंसिडर किया है। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर ध्यान करना कि इस रेगुलेशन के तहत आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना ये मैंडेटरी होता है बैंक के लिए। और फिर सिमिलर सर्विस रेगुलेशन 46 भी था, उसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट जो कंसिडर किया था ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, वो ये वो जजमेंट है मैनेजिंग डायरेक्टर ईसीआईएल हैदराबाद वर्सेस बी करुणाकर, जो आगे रेफरेंस मैंने दिया था, ये पिटिशनर के तरफ से सबमिट किया गया था बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। तो रिलेवेंट पोर्शन जो भी उस जजमेंट का था तो यहाँ पे लिया है, मैं उसके ऊपर डिटेल में नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत उसमें टाइम भी लगेगा। ओके, उसके बाद आगे का पॉइंट हम इंपॉर्टेंट जो है वो देखेंगे। ये सारे कोटिंग उस जजमेंट के अंदर किए जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में रेफर किए। आप ये डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, इसलिए मैं डायरेक्टली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वीडियो में वही बताऊंगा कि आपका भी टाइम समय कीमती है और मेरा भी, आपको भी कम समय में मुझे बहुत सी चीज़ें बतानी है जो आप आपकी केस में यूज़ कर सकते हो अच्छे से। देखिए, सारी चीज़ों को मतलब जो जजमेंट के ऊपर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एम्फसाइज़ किया है या फिर रेफ़र किया है, उसका जो भी एक्सट्रैक्ट को यहाँ पे लिखा है कि द पिटिशनर वाज़ रिक्वायर्ड टू बी अफोर्डेड अ मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामाइन द फाइंडिंग्स
recorded against him and place his objection before the disciplinary authority. जो भी फाइंडिंग्स इंक्वायरी ऑफिसर ने की है उसके अगेंस्ट का जो भी डिफेंस लेना है वो ले देना चाहिए। ये इस हमने जो 5-6 पेज देखे उसके बारे में लिखा हुआ था। और उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि पिटिशनर ने जब रिक्वेस्ट की थी कि उसको डिफेंस देने के लिए, मतलब इंक्वायरी ऑफिसर ने जब इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट किया उसके बाद भी उस रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद खुद का जो भी डिफेंस है वो रखने दे। रिप्लाई हम जनरली कहते हैं कि रिपोर्ट के ऊपर हम रिप्लाई देते हैं, वो प्रॉपर रखने दे, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए। लेकिन वहां पे भी पिटिशनर को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी थी। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यहाँ पे उनके ऑब्जर्वेशन में लिखा है, The prejudice is further evident from the fact that the disciplinary authority proceeded to impose the penalty without the petitioner's defense being considered in its proper perspective. कोई भी पर्सपेक्टिव के हिसाब से रिस्पोंडेंट बैंक ने या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने पिटिशनर का डिफेंस कंसिडर नहीं किया था। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस इस जजमेंट में है। उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग सर्विस रेगुलेशन 39। सर्विस रेगुलेशन जो 39 था, मैंने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस रेगुलेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ विच ये केस ज़्यादा फाउंड की थी पिटिशनर के साइड से या इंक्लाइन हुआ था पिटिशनर के साइड से। देखिए इस पे ऑब्जर्वेशन क्या लिखे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, द वेरी ऑब्जेक्टिव अंडरलाइंग रेगुलेशन नंबर 39 ऑफ द सर्विस रेगुलेशंस व्हिच ऑब्लिगेट्स द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू फर्निश द चार्जेस फ्रेम्ड इन राइटिंग एंड टू अफोर्ड अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। ये आपको ध्यान में रखना है। इस सर्विस रेगुलेशन में सबसे बड़ी बात है reasonable opportunity to the delinquent employee to submit his explanation and defend himself. It is ensured that the employee is extended with a meaningful opportunity before any conclusion is arrived. Such opportunity necessarily ought to be extended to the stage where the disciplinary authority proposed to act upon the findings recorded by the inquiry officer and consider the questions of imposition of penalty. अगर पेनल्टी इम्पोज करने जा रहा है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी तो उसने उस रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी गई है या नहीं दी गई है, दैट शुड बी कंसिडर्ड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ये ऑब्जर्वेशन है ऑनरेबल हाई कोर्ट के कि एज पर सर्विस रेगुलेशन 39 वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का ड्यूटी था कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी डिलिंक्वेंट ऑफिसर को दी गई है या नहीं दी गई। लेकिन इन दिस केस क्या हुआ था, लेकिन इस केस में ऐसी अपॉर्चुनिटी पिटिशनर को कभी भी दी गई नहीं थी, क्योंकि इनिशियल स्टेज से हमने देखा है कि डॉक्यूमेंट भी नहीं दिए गए, कोई रिपोर्ट भी नहीं दिए गए, विटनेस भी बुलाने नहीं दिए गए, और इट इज द मेन रीजन दैट रीजनेबल अपॉर्चुनिटी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने पिटिशनर को नहीं दी थी। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, इन डिनायल ऑफ सच अपॉर्चुनिटी वुड डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ विच रेगुलेशन 39 ऑफ द सर्विस रेगुलेशन हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। अगर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई तो सर्विस रेगुलेशन 39 जो इनैक्ट किया गया था या सर्विस रेगुलेशन में ऐड किया गया था, कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट या उसके अपोजिट में ही काम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने किया था। आगे देखती है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे बोलना है ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो भी ऑब्जर्वेशन है, नो टाइम इज एक्सटेंडेड इवन एट 25, फिर से पढ़ता हूँ, परस्यूल ऑफ द रिकॉर्ड्स unequivocally indicates that after receipt of the report from the disciplinary authority indicating the proposed punishment, the petitioner made a reasonable request for submitting the reply. However, the request is neither considered and resultantly no time is extended even at this juncture. The reasonable opportunity to the petitioner has been denied. तो ऑनरेबल हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन इस पिटिशन में, इस जजमेंट में है कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी पिटिशनर को नहीं दी गई थी, और वो पॉइंट नंबर है 25 में। ओके, उसके बाद ये सबसे आईएमपी पार्ट है, ये रिगार्डिंग इंक्वायरी ऑफिसर के कंडक्ट कैसे होने चाहिए, इंक्वायरी ऑफिसर ने किस तरीके से इंक्वायरी कंडक्ट करनी चाहिए, उसके ऊपर ऑनरेबल कोर्ट का डायरेक्शंस और ऑब्जर्वेशन है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला गया है कि इन मोनी शंकर सुपरा जो भी ऊपर
रेफरेंस लिया गया था, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आर क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। क्वासी जुडिशियल मतलब जुडिशियल फ्लेवर उसको होना चाहिए, कंप्लीटली जुडिशियल नहीं है, स्टिल इट इज क्वासी जुडिशियल। Governed by the principles of natural justice, governed by the principle of natural justice, the statutory procedures safeguards are mandatory and cannot be bypassed। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना चाहिए और स्टैट्यूटरी प्रोविजन जैसे कि हमने सर्विस रेगुलेशन 39 बोला उसको हम बाईपास नहीं कर सकते इन एनी केस। ओके, under the guise under the guise of mere administrative guidelines and inherently protect innocent employees from arbitrary action and non-compliance effectively vitiates the entire disciplinary proceeding। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के ऑब्जर्वेशन से। ओके, अब इस 27 नंबर का प्यारा क्या बोलता है देखिए, द रिकॉर्ड रिवील्स दैट इन स्पाइट द पिटिशनर एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट डेटेड 18/11/2022 seeking the production of essential documents, the respondents chose to remain silent। यहाँ पे रिस्पोंडेंट ने कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट दिए नहीं और साइलेंस, बस शांत बैठ गए बिना दिए। आफ्टर सब्सिक्वेंट रिमाइंडर द रिस्पोंडेंट बैंक डिनाइड डिस्क्लोजर्स, बैंक ने डॉक्यूमेंट देने के लिए डिनाई भी कर दिया। पहले तो शांत बैठे, बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद शांत बैठे, उसके ऊपर रिमाइंडर दिए पिटिशनर ने कि मुझे डॉक्यूमेंट दो, इन्फॉर्मेशन दो, तभी भी शांत बैठे और डिनाई किया। आफ्टर contending that the request records constitute exempt internal banks documents and could not be shared। क्या बताया बैंक ने कि ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो इंटरनल पार्ट है इसलिए हम शेयर नहीं कर सकते, ये स्टैंड था बैंक का। Consequently, the petitioner was constrained to opt for the underlying documents through RTI। जो बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे इस केस में, वो डॉक्यूमेंट देने के लिए रिस्पोंडेंट बैंक बोल रही है कि हम देने वाली नहीं है क्योंकि इंटरनल है। तो पिटिशनर को आरटीआई के थ्रू ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट करनी पड़ी टू द रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस केस, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन लिखे है, रिग्रेटेबल भी रिग्रेट होता है कि बताते हुए, this did not after the approach of the respondent employer a bare pursuit of the records, specifically the documents obtained from NABARD, clearly demonstrates a prejudice against the petitioner at every juncture। Furthermore, it appears that the inquiry officer acted merely a tool of the disciplinary authority। जो इंक्वायरी ऑफिसर था उसका इंडिपेंडेंट काम करने का जिम्मेदारी था, वो ना निभाते हुए सिर्फ टूल ऑफ द डिपार्टमेंट और टूल ऑफ द मैनेजमेंट बोल के काम किया है। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है और बहुत अहम ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यहाँ पे रिमार्क किए हैं, यहाँ पे मार्क किए हैं। देखिए, मेरली टूल ऑफ the disciplinary authority, therefore by routinely refused to supply relevant documents, the disclosure of which was indispensable for the petitioner to submit an effective reply and to put forth a proper defense। The inquiry officer failed to act independently। ये बड़ा ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने लिया है कि इंक्वायरी ऑफिसर ने इंडिपेंडेंटली कोई भी एक्ट किया नहीं है, कहीं ना कहीं रिस्पोंडेंट के साथ मिलके ही ये डिपार्टमेंट इंक्वायरी कंडक्ट की गई है। फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल हाई कोर्ट के यहाँ पे, द इंक्वायरी ऑफिसर फेल टू एक्ट इंडिपेंडेंटली सच विथहोल्डिंग ऑफ वाइटल डॉक्यूमेंट्स एट द इंक्वायरी स्टेज। विथहोल्ड किया इंक्वायरी डॉक्यूमेंट को एट द इंक्वायरी स्टेज। ही सीवियरली इम्पैक्टेड द पिटिशनर्स राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ। कहीं ना कहीं पिटिशनर का राइट टू डिफेंड यहाँ पे वायलेट किया गया था because of the what we can say behavior of the inquiry officer, which was completely biased। यहाँ पे बोला नहीं लेकिन इट इज क्लियर। आगे देखते हैं। उसके बाद जब ऑनरेबल हाईकोर्ट ने रिस्पोंडेंट बैंक को, जो भी रिस्पोंडेंट काउंसिल थे, उनको क्या रिकॉर्ड है वो प्लेस करने के लिए, ऑनर एटलीस्ट इंक्वायरी में नहीं कंडक्ट किया है, इंक्वायरी में आपने सप्लाई नहीं किया तो एटलीस्ट हमारे सामने रखिए, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोला गया था। लेकिन no specific material was placed on record to demonstrate that the documents sought by the petitioner were furnished
or that the objections raised by him during the inquiry proceeding were duly considered, कभी भी नहीं पूछा गया। और 30 नंबर के पॉइंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट के सबसे बड़े ऑब्जर्वेशन है अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट बैंक। ऑल्दो सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी, ध्यान से सुनिए, ऑल्दो सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी being available to the respondent bank to place the relevant record and explain the manner in which the inquiry proceeding were conducted, the respondent consciously choose not to place such material before this court to demonstrate. In the absence of the relevant material on record being produced, the court is constrained to draw an adverse interference against the respondent bank. बैंक के अगेंस्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एडवर्स रिमार्क भी इंटरफेयर किया है, इंटरफेरेंस किया है अगेंस्ट रिस्पोंडेंट बैंक फॉर withholding the material which was directly relevant for the adjudication of the issue raised in the petition. Or such circumstances, the reliance placed by the respondent upon the judgment cited in support of the impugned action does not advance its case. फ्रेंड्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पिटिशनर तो रिक्वेस्ट कर ही रहा था डॉक्यूमेंट दो, जो भी इंफॉर्मेशन है वो दो, वो तो पिटिशनर को भी दिया नहीं। और वेन जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पूछा कि आपका जो भी बोलना है, आप जिस तरीके से बोल रहे हो कि चार्जेस प्रूव्ड है या सारी चीज़ें, उसका क्या बेसिस है, क्या आधार है कि पिटिशनर को भी आपने वो डॉक्यूमेंट दिए थे, तो उस समय भी रिस्पोंडेंट बैंक ने कुछ भी ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने रखा नहीं था। उस वजह से ही ये एडवर्स रिमार्क अगेंस्ट रिस्पोंडेंट बैंक लिया गया था बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। अब 31 पैरा में देखिए, as far as the submission regarding the petitioner's receipt of terminal benefits, benefits are connected, the same would not be preclude the petitioners from challenging the penalty order if it is unsustainable in law or arbitrary. There can be no waiver of acceptance of an illegal penalty and the right to assail the order remains intact. देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनिशियल में बोला था कि रिस्पोंडेंट काउंसिल ने क्या पॉइंट रेज किया था कि पिटिशनर ने कुछ टर्मिनल बेनिफिट्स जैसे कि एनपीएस, पीएफ बैलेंस या ग्रेजुटी के फंड अमाउंट रिसीव किए हैं, इस वजह से पिटिशनर चैलेंज नहीं कर सकता है। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यहाँ स्पेसिफिकली बोला है कि अगर पिटिशनर ने वो एक्सेप्ट भी किए तो वो चैलेंज कर सकता है, बिकॉज द एक्शंस और द ऑर्डर्स आर आर्बिट्ररी और वायलेटिंग प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। बहुत अहम मुद्दा यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मेंशन किया है। और ये लास्ट पैरा इसमें देखिए, कंसिडरिंग द peculiar facts and circumstances we are of the considered view that the disciplinary proceeding conducted against the petitioner suffer from violation of principle of natural justice. सबसे पहला पॉइंट, अब ये कंक्लूडिंग है, आपको बोर नहीं होगा, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स contemplated under the service regulations. The failure on the part of the respondent bank to furnish the relevant material and to afford an effective and meaningful opportunity the failure on the part of the respondent bank to furnish the relevant material and to afford an effective and meaningful opportunity to the petitioner has resulted in serious prejudice to his defense. Consequently, the inquiry proceeding and the consecutional order of punishment cannot be sustained in law and are hereby quashed and set aside. So, on the basis of which the order was set aside and quashed. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं और एक पॉइंट आपको दिखाना चाहूँगा कि जो भी प्रोसीजर्स पिटिशनर ने रिक्वेस्ट की थी आरटीआई के अंदर नाबार्ड को, और जो एक्चुअल द प्रोसीजर्स थे दोज शुड बी फॉलो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी। ओके, तो वो पार्ट हम देखते हैं। देखिए, तो ये थी वो आरटीआई रिक्वेस्ट जिसमें पिटिशनर ने, मैं थोड़ा सा उसको जूम करता हूँ तो आपको क्लियर दिख जाएगा। ओके, तो ये थी रिक्वेस्ट पिटिशनर ने की थी 23 अक्टूबर 2024 को, क्योंकि ये प्रोसीजर्स जो थे वो पिटिशनर को कभी भी ड्यूरिंग इंक्वायरी दिए गए नहीं थे, या फिर जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर पास की थी तभी भी नहीं दिए गए थे। तो ये थी वो देखिए यहाँ पे पिटिशनर का नाम भी है, आरटीआई रिक्वेस्ट। देखिए आरटीआई रिक्वेस्ट में पिटिशनर ने क्या रिक्वेस्ट की थी। देखिए आरटीआई रिक्वेस्ट में पिटिशनर ने मांगा था, provide the information of applicability of CVC rules specifically related to conduct of departmental inquiry
रिव्यू ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर, मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर पुटिंग एम्प्लॉय ऑफिसर अंडर सस्पेंशन। देखिए, तो उसके ऊपर नाबार्ड ने आंसर दिया था, नाबार्ड हैज इश्यूड गाइडलाइन टू द आरआरबी फॉर प्रोसीजर्स टू बी अडॉप्टेड फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन इन आरआरबी वाइड लेटर नंबर IDDRRB NO नंबर C1743C सो एंड सो डेटेड विज 20 जून 1987, कॉपी एनक्लोज। उसकी कॉपी आरटीआई के अंदर ही मिल गई थी पिटिशनर को। It is further submitted that the CVC Act came into existence in 2023. Information on CVC Act 2023 is available on www.cvc, जो भी रेफरेंस है वो दिया है। देखिए वो लेटर में आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये है वो लेटर। ये लेटर है 20 जून 1987 का। मैं थोड़ा और जूम करता हूँ। ओके, ये लेटर है 19 जून 87 का, और ये डायरेक्ट किया गया था द चेयरमैन ऑल रीजनल रूरल बैंक्स। ओके, और उस पर टाइटल देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है। ओके, ठीक है, टाइटल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डियर सर, गाइडलाइंस फॉर द प्रोसीजर्स टू बी अडॉप्टेड फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन इन आरआरबी। इसमें जो भी प्रोसीजर्स लिखे लिए जाते हैं, इसमें सारे प्रोसीजर्स है जिस तरीके से इंक्वायरी कंडक्ट करनी चाहिए। ये भी आपको चाहिए तो मैं भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, ये वीडियो के लिंक में आपको लगता है तो ये कर देता हूँ, या फिर मेरे के व्हाट्सएप भी आप करोगे तो मैं आपको ये कॉपी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो फ्रेंड्स अब फिर से जाते हैं हम हमारे जजमेंट पे। ओके, तो ये जजमेंट है, फिर फाइनल ऑर्डर है। अभी अभी तो क्लोजिंग है। देखिए फिर 33 में क्या बोला, इन व्यू ऑफ द अप्रोच डिस्कशन एंड फाइंडिंग्स रिकॉर्डेड इन हियर अबव, द पिटिशनर is therefore entitled for the relief of reinstatement along with the constitutional benefits thereon in accordance with the law. एज पर लॉ जो भी बेनिफिट्स है, सारे बेनिफिट्स मतलब उसकी सैलरी जो भी क्लेम की थी वो पिटिशनर को दी जाए, साथ साथ में उसको सर्विस में वापस लिया जाए। ये ऑनरेबल हाईकोर्ट की डायरेक्शन है। अकॉर्डिंगली petition is allowed in above terms. The respondent authorities shall comply with the directions issued herein above within a period of 3 months from today. There shall be no order as to cost. The rule is absolute accordingly. Friends, ये था फाइनल जजमेंट और ये पूरा एनालिसिस जो भी मेरे ओर से मैंने किया। अब फाइनल चीज बताना है मुझे कि इस केस में किस तरीके से पिटिशनर को ऊपर चार्जशीट लगाई गई, किस तरीके से पिटिशनर ने अपने चार्जेस को डिस्प्रूव किया, किस तरीके से अपनी बाजू ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने अच्छे से रखी, और किस तरीके से उसको जस्टिस मिला। मुझे फाइनली इतना बोलना है फ्रेंड्स कि जब ऐसी सिचुएशन किसी पे आती है कि आर्बिट्री उसकी कुछ गलती नहीं होती है, उसके ऊपर गलत झूठे चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं और उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन की जाती है, इट इज़ वेरी कॉमन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, ये बैंक का हो या कोई भी। तो ऐसे समय में फ्रेंड्स आपको इतना ही बोलूँगा, बिल्कुल घबराएं मत, पूरा फेथ आप खुद के अंदर रखिए और उतना ही फेथ आप इंडियन जुडिशरी सिस्टम के अंदर भी रखिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। इतना समझ में आता है कि जब हमारे ऊपर कुछ गलत सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन डिफिकल्ट आती है तो हमारे साथ कोई नहीं होता है, हम अकेले ऐसा फील होता है। फ्रेंड्स, आप कभी भी ऐसा फील ना करें, आपके साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से लेके ऑनरेबल जो भी तालुका कोर्ट है वहां तक के सारे जजेस आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ खड़े हैं, आपके ऊपर हुए अन्याय के अगेंस्ट खड़े हैं। मुझे भी जस्टिस मिला। अब मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, ये केस मेरी खुद की है, मैं खुद सुहास डमडेरे हूँ और मैं खुद आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा था, क्योंकि चीज़ें मैंने खुद रिप्रेजेंट की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने, और ज़रूरत पड़ती तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने मैं खुद लड़ूंगा और आपको मैं एश्योर करता हूँ कि मुझे वहाँ पे भी जस्टिस मिलेगा। मुझे मेरे इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे अभिमान भी है और बहुत गर्व भी है और बहुत ट्रस्ट भी है। इस रिट पिटिशन में दिया गया डायरेक्शन और जजमेंट से यही साबित होता है कि देयर इज जस्टिस इन इंडिया, देयर इज ट्रस्ट इन इंडियन जुडिशरी सिस्टम, और वो आप सबके साथ खड़ी है और आपको न्याय मिलेगा अगर आप सही से लड़ते हो तो। आखिरी में मैं इतना ही बोलूंगा, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी को भी कुछ हेल्प लगती है, मैं उस खुद दौर से गुजरा हूँ, मैंने मेरी केस रिप्रेजेंट किए, उस आग में उस भट्टी में मैं तपा हूँ।
आपको किसी को भी ज़रूरत लगती है कि मेरी केस ऐसी है, मेरे ऊपर चार्जशीट आई है, मेरे को कोई स्टाफ मुझे तकलीफ दे रहा है, कोई भी हो, जनरल मैनेजर हो या रीजनल मैनेजर हो या चेयरमैन हो, आपके अगेंस्ट वो इनजस्टिस नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो मेरा नंबर है, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ये मेरा नंबर फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, 97 और मेरा नाम है, मैं शॉर्ट नाम लिखना पसंद करता हूँ, एडवोकेट डी सुहास। ये मेरा नाम, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको कभी भी लगेगा कि मुझे तकलीफ है, मैं अकेला हूँ और इस दौर में, इस लड़ाई में इनजस्टिस के खिलाफ मेरा कोई नहीं है, फ्रेंड्स ध्यान में रखना, मैं आपके साथ हूँ और पूरी इंडियन जुडिशरी सिस्टम आपके साथ है। बस लड़ना, सही तरीके से लड़ना, ट्रस्ट रखना, आप बिल्कुल जीतोगे। जय हिंद।